यहाँ पर पाकिस्तानी मिलिट्री जर्नल्स को यह लगता है कि आखिरकार उन्हें वो बयानिया मिल गया जिसकी तलाश वो पिछले 3 साल से कर रहे थे। आपको पता है कि अमूमी तौर पर पाकिस्तान में यही रहा है कि इन 75-77 सालों में जब भी मिलिट्री ने कू किया या किसी की हुकूमत को गिराया तो 2-3 इल्जामात उनके ऊपर लगाए जाते थे। पहला इल्ज़ाम यह होता था कि वो इनकम्पिटेंट है, फिर वो करप्ट भी हैं और वतन फरोश भी हैं, मीन मुहब्बे वतन नहीं है, और चौथा भी बीच में ऐड हो जाता था अक्सर, बल्कि अक्सर होता रहा है वो भी, कि उनका कैरेक्टर ठीक नहीं है, और फिर पांचवा भी हस्बे तवक्को और तौफीक ऐड कर दिया जाता था कि उनके मजहबी जो ख्यालात हैं वो भी तौहीन अमेज हैं। तो ये इनकम्पिटेंसी, करप्शन, और उसके बाद हुब्बुल वतनी, और उसके बाद ज़ाती किरदार, और उसके बाद मज़हब के मामलात के मजहबी तौर पर भी उनकी सोच पाकिस्तान के साथ या असल इस्लाम के साथ हम आंग नहीं है। भले भुट्टो साहब की शराब नोशी के ऊपर बात करने का एक पूरे का पूरा मामला हो, या बाकी किसी के बेड के नीचे से व्यागरा निकली है, ड्रॉर से नहीं निकली, बेड के नीचे से निकली है, मीन हर वक्त और इवन फातिमा जना साहबा के ऊपर जो इल्ज़ामात और तोहमात लगाई गई, मतलब हर ज़माने में ये जो 4-5 चीज़ें थी इन्हें इस्तेमाल किया गया, बेदर्दी से इस्तेमाल किया गया। इस बार भी सोचा यही गया था कि इमरान खान की हुकूमत गिराएंगे, और हुकूमत गिराने से पहले जनरल बाजवा ने और उनके साथियों ने 2-3 साल पूरी मेहनत करके ये बयानिया तकरीबन स्टैब्लिश कर दिया था, और पाकिस्तानी कौम जो 75-76-77 साल में इनके इस नरगे में आती रही, बार बार मीन बेवकूफ़ बनती रही, या अपनी मोहब्बत में, अपनी अकीदत में, अपनी उल्फत में जो फौजी जनरल्स के साथ होती थी उनकी, उसमें वो इनकी बातों में आ जाती थी, और इस बार भी आ गई थी। क्योंकि मैं अगर याद करूं, जो अवाइल थे 2021 के आखिरी महीनों के या 2022 के शुरू में, तो बहुत सारे मेंबरान पार्लियामेंट जो आज सीना ठोक कर कहते हैं कि हम दिल, जिगर, जान सब कुछ इमरान खान पे कुर्बान कर देंगे, तो वो हमें डायरेक्टली हमारे मुंह पर कहते थे कि अगला इलेक्शन आपकी टिकट पर नहीं लड़ना। मीन अभी भी ऐसे एमएनएज हैं जिन्होंने हमारी टिकट पर इलेक्शन लड़ा है, और वो मैंने जैसे आपको कहा कि वो अवाम के सामने, हमारे सामने हर जगह कहते हैं कि दिल, जिगर, जान सब खान के साथ है। लेकिन 2022 के शुरू में, 2021 के आखिर पर वो खान साहब के भी, हमारे भी तकरीबन मुंह पर कह देते थे कि आपके टिकट पर अगला इलेक्शन नहीं लड़ना। कईयों की स्टेटमेंट्स तो मीडिया पे भी रिकॉर्डेड है। वजह क्या थी कि जनरल बाजवा और उनके साथी जनरल्स ने आप सबके दिमागों में ये बिठा दिया था कि इमरान खान की हुकूमत में महंगाई बहुत है, इनकम्पिटेंट है, इन्होंने ये गलत कर दिया, इन्होंने वो कर दिया है। और उसके बाद जब हुकूमत गिरा ली गई तो उसके बाद तोशाखाना और वो सब कुछ जो आपके सामने लाया गया, वो दूसरा हमला था। पहला इनकम्पिटेंट, फिर करप्ट, और फिर हुब्बुल वतनी का तो आपको पता ही है, 9 मई का शाखसाना बनाया गया। फिर इद्दत और निकाह, उसमें मजहब को टारगेट किया गया और किरदार को टारगेट किया गया। फिर खवातीन को लॉन्च किया गया, किसी की किताब लॉन्च की गई, किसी से कुछ किया गया ताकि करेक्टर असैसिनेशन। तो तमाम हरबे इमरान खान पर जब आजमा लिए, वो जो 5 का पांजा है वो फिट कर लिया, लेकिन उस आंकड़े में से निकला कुछ नहीं। अवाम इमरान खान के साथ और जुड़ गई। माजरत चाहता हूं, तमहीद थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन इस खबर को समझने के लिए इस तमहीद की जरूरत थी। तो अवाम और जुड़ती गई, इमरान खान और मकबूल होता गया। तो जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, मिलिट्री जर्नल्स हैं, वो आसिम मुनीर हों या उससे पहले जनरल बाजवा, उनका एक ही मसला था, बयानिया उनके हाथ में नहीं था, नैरेटिव उनके हाथ में नहीं था। अवाम से किसी भी लेवल पर एंगेज नहीं कर पा रहे थे। मीन किसी मैशत की बात पर SIFC का शोशा छोड़ा तो वो भी नाकाम हो गया। अवाम अब ना इनकी किसी बात पर यकीन करती है, ना वो पहले वाला ट्रस्ट है, ना कनेक्शन है। तो फिर बयानिया हाथ में कैसे आता? 3 साल से इसकी लगातार कोशिश की गई, बार बार कोशिश की गई, लेकिन इमेज है कि बन के नहीं रह रहा, और बयानिया है कि स्टैब्लिश नहीं हो रहा, अवाम के साथ रिलेशनशिप है कि कहीं कनेक्ट नहीं हो रहा। तो फिर पहलगाम में हमला हो जाता है, और हमें लगता है इसमें से तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल आई है। और फिर हम जरा माचो मैन भी बनते हैं। कभी चीफ साहब टैंक के ऊपर आपको नजर आते हैं, कभी वो कहते हैं कि दुश्मन की तबाही फेर देंगे, कभी कुछ और होता है। तो बयानिए की तलाश में ही हमने वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की कॉन्फ्रेंस कराई थी, जिसमें कार वॉश वाले को 1000 अरब, पता नहीं डॉलर था, यूरो था, रुपया था, पर 1000 अरब की इन्वेस्टमेंट लेके आते हुए पाकिस्तान में दिखाया गया। अब हमें वहां से पता चल रहा है कि शायद ये हतमी, अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कि वो कार वॉश भी शायद बंद हो चुका है, वो भी इस वक्त नहीं चल रहा जो पहले कार वॉश होता था। लेकिन बार मुख्तसर बात यह कि वो सब कुछ करके देख लिया, बयानिया फिर हाथ में नहीं आ रहा था, ओवरसीज कन्वेंशन भी करवा ली। तो अब ये जो जंग का जुनून है, ये बयानिया हमारे हाथ में शायद दे रहा है, ये लग रहा है कि दिफा के लिए एक बर्द मोमन भी मैसर है। आसम मुनीर, आर्मी चीफ, एक ऐसा मर्द मोमन है कि जिसके मतलब अल्लामा इकबाल ने कहा था कि कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। वो हाफिज़े कुरान भी है और एक पक्का मुसलमान भी है, और पाकिस्तान की सादियत और दिफा पे मर मिटने का जज्बा रखता है इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि आप सब भी कई दफा कमेंट्स में देखता हूं तो कहते हैं कि इमरान खान पर बात नहीं हो रही, गर्मी बहुत है, और इमरान खान साहब का जो जेल के अंदर सेल है, मैंने सुना था शुरू से कि गर्मियों की जेल काटना बहुत मुश्किल है, और सबसे मुश्किल सावन भादों की जेल। जो कोई लोग जेल गए हैं या जिनका कोई प्यारा गया है वो इस बात को समझ सकते होंगे, सबसे मुश्किल जेल काटना गर्मियों की जेल होती है, और स्पेशली उसमें सावन भादों की हब्स होती है बहुत ज़्यादा। मुझे इसका एक्सपीरियंस हो चुका, क्योंकि जो 2022 का पूरा गर्मियों का, स्पेशली वो जो मानसून का वेदर था, वो मैं जेल में ही था, तो मुझे अंदाज़ा है उस सारे वक्त का।
अब इमरान खान साहब के ऊपर आपको भी लगता है कई दफा की बात कम होती है, तो क्या इससे लगता यह कि बयानिया जनरल आसिम मुनीर साहब के हाथ में आ गया, उनको आवाम ने एक्सेप्ट कर लिया, उनको हीरो बना लिया गया, वो एक तगड़े दलेर जनरल के तौर पर सामने आ चुके हैं और अब उन्हें सत्य ही कह रहे हैं? क्या ये सूरत हाल है या नहीं है? इस सवाल का जवाब टटोलते हैं। मैंने पहले भी कहा कि माजरत लंबी तमहीद हो गई, जरूरी थी कि आपको बताता कि क्यों हम इस मौजू को डिस्कस कर रहे हैं। मेरी पिछले चंद दिन में इस्लामाबाद के अंदर चंद ऐसे सहाफियों से जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट अंदर से नहीं है और जो जमहूरियत पे बिलीव करते हैं और उनका दिल ठीक जगह पे है, बस मजबूरियां होती हैं कई दफ़ा, अपने जरिया माश की मजबूरी है, ख़ानदान की मजबूरी है, घर की मजबूरी है, पाकिस्तान में सख्ती कितनी वो भी आपको पता है, तो इसलिए वो लगे हुए हैं, अपनी नौकरियां भी कर रहे हैं, तजिए भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जब आप उनका दिल टटोलें तो वो समझते हैं कि जुल्म हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। तो उनसे भी मेरी जो ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, मैंने देखा कि उनके जो ओपिनियन था उसमें भी थोड़ी सी स्लाइड चेंज आई। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही मोतबर जर्नलिस्ट जिनका मैं बड़ा ही एहतराम करता हूं और मुझे पता है कि वो अच्छे इंसान है और अच्छा सोचते हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि इस बार गिल साहब मामला बड़ा फर्क है, हिंदुस्तान को बड़ा परेशानी हुई है और उनको इसीलिए वो हमला नहीं कर रहे कि वो थोड़ा घबरा गए हैं। उनको पता है कि आगे से काम जो है वो खराब है और जनरल आसिम मुनीर जैसे भी हैं, एक रेपुटेशन तो इनकी है कि ये खर दिमाग हैं और बड़े दिलेर हैं और ये किसी चीज़ का वजन नहीं लेता ये बंदा, और फिर जिस चीज़ को पड़ जाता है उसको पड़ जाता है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों कह रहे हैं? मैंने उनको आर्गूमेंट आगे से ये सवाल किया कि क्या कोई आपका दुश्मन मुल्क जो है वो आपसे इसलिए डर जाता है कि आप खरदमाग हैं? मीन खरदमाग तो कोई भी हो सकता है, इसका मतलब कल को इंडिया में कोई बड़ा खरदमाग बंदा आ जाए। खरदमाग का मतलब ये है कि जो बंदा रहम शहम करने पे, इंसानी जो बुनियादी असूल है उनके ऊपर को बहुत अमल ना करता हो, जो कत्लो गारत करने में से कोई मसला ना हो, वो कहे कि मैं अड़ गया हूं तो मैंने मार देने बंदे, जो होता है हो जाए, जो हमने पाकिस्तान में देखा होते हुए। तो अगर कल को इंडिया में कोई आ गया तो इसका मतलब ये है कि हम भी डर जाएंगे उससे। मैंने उनसे सवाल पूछा, उसने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसे ओपिनियन नहीं दे रहा, मेरी किसी से मुलाकात हुई है, मेरी जिन लोगों ने 2019 में वो जो ऑपरेशन किया था एयरफोर्स वाला और अभिनंदन का जहाज गिराया था, उनमें से कुछ लगते लेते लोगों से मुलाकात हुई है। तो उन्होंने मुझे ये बताया है कि उस जमाने में तो हमें बस ये था ना कि आपने बस शोशा दिखानी है हिंदुस्तान को, इस दफा हमारे पास ऑर्डर्स हैं कि आपने बस मार देना है, जो जहाज आए हिंदुस्तान का जहां है वहीं पड़का देना है, शूट टू किल ऑर्डर्स हैं, बगैर सोचे समझे आपने बम दाग देना है। तो इस दफा बड़ा खुला काम है गिल साहब, इस दफा मसला ही नहीं है, सोच समझ वाली बात ही नहीं, इस दफा जो सामने आया उसे लुटका देना है। तो ये उनका ओपिनियन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि अब आपका जवाब जो आप और हम टटोल रहे हैं कि क्या वाकई ये बयानिया इनके हाथ में आ गया है। तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि बयानिया कभी भी झूठ के ऊपर मबनी जो है वो ज्यादा देर रह नहीं पाते। ये बयानिया बुना जरूर गया है और इस बयानिया में बारीकी है कि टाउट से तो वैसे ही ट्वीट करवाया गया और उनको तो ये कहा गया, और मेरे पास इस वक्त मुसद्दका इंफॉर्मेशन है कि इवन पीटीआई के भी बहुत सारे लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप ये कहें। इसलिए आपको सभी टाउट जर्नलिस्ट भी नजर आएंगे, आपको ऐसे पॉलिटिशियन जो एस्टैब्लिशमेंट के करीब हैं वो भी सब एक लफ्ज कहते हुए नजर आएंगे कि इंडिया जो है वो आर्मी चीफ से डर गया है, आर्मी चीफ बड़ा दलेर है, आर्मी चीफ बड़ा दबंग है। पाकिस्तानी फौज के इर्द गिर्द बयानिया बिल्ड नहीं हो रहा, आर्मी चीफ के इर्द गिर्द बयानिया बिल्ड हो रहा है। उनको मौचो मैन उन्हें जरा बड़ा करके जो है वो दिखाने की कोशिश हो रही है। लेकिन मेरा एनालिसिस इसमें यह है कि मेरी कल परसों एक बड़े इंपॉर्टेंट व्लॉगर हैं उनसे भी बात हो रही थी, वो भी मुझसे यही कह रहे थे कि देखो पूरा जो डिस्कोर्स है वही चेंज कर दिया डिस्कशन का। तो मेरा इस पर ओपिनियन यह है कि ये चंद दिन की बात है, ये 4 दिन की चांदनी है। ये न्यूज़ एंड करंट अफेयर के अंदर ये एक साइंस है उसकी कि दुनिया जो करंट सिचुएशन है उसको जानना चाहती है, क्योंकि दूसरी तरफ मोदी और उसके बहुत सारे साथी फनेटिक हैं, तो लोगों को है कि कहीं दो न्यूक्लियर पावर्स हैं वो आपस में कहीं झगड़ ना पड़े। तो एक फ्लैश पॉइंट है जिस परेशानी में लोग इस सारे बयानिए को सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं। कितने दिन अब या तो जंग लड़नी पड़नी है हमें हिंदुस्तान के साथ, और या ये 1-2 हफ्ते के अंदर डाई डाउन हो जाना सब कुछ। तो आप ये जो बयानियां बुन रहे हैं ये चलेगा नहीं बयानियां, लेकिन इसमें साइंस जो है उसको जरा अंडरस्टैंड कीजिए कि यहां तक कि जो न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं उनसे मुलाकातें करवाई जा रही हैं फौजी अफसरान की, उन न्यूट्रल जर्नलिस्टों को ये लग रहा है कि ये नॉर्मल मुलाकातें हैं, मतलब कि ये ऑर्गेनिक मुलाकात है, ऐसे ही सरेरा मेरी मुलाकात हो गई है और उसमें बातचीत हो गई है। लेकिन असल में वो वेल ऑर्केस्ट्रेटेड, वेल प्लान्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड वो मूव है सारी की सारी। न्यूट्रल जर्नलिस्टों को किसी खाने पे किसी जगह पर किसी से इंटरेक्ट करवा दिया जाता है और वो कहता है हुण पहले वाली गल्ला नहीं, इस बार हम बिल्कुल शूट टू किल हैं। पहले हम नहीं थे, पहले तो अभिनंदन को हमने ऐसे ही प्यार से ही मार लिया था, अब हम मिसाइलों से मारेंगे। तो आपके सामने मैंने ये सारी जो बात रखने का मकसद था वो ये था कि ये जो आपका सवाल है कि क्या इमरान खान के ऊपर बात होना कम हो गई है, कम हो जाएगी, क्या जनरल आसिम मुनीर का जो एक पर्सोना बनाने की कोशिश की जा रही है, एक इंप्रेशन बनाने की कोशिश की जा रही है, एक इमेज बिल्डिंग की जा रही है, क्या वो कांस्टेंट हो गई है, क्या अब ये डिस्कशन चेंज हो गई है? तो ऐसा नहीं है, ये जितनी भी कोशिश कर ले। हाँ, मैंने जैसे आपको कहा ऐसी चीजों पे परेशान भी नहीं होते और उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करते। मीन ये हफ्ता 10 दिन 15 दिन अगर आप रोकते भी तो इसी बयानी ने चलना है, क्योंकि वॉर हिस्टेरिया है, इसको चल लेने दीजिए, इस टायर में से खुद ही हवा निकल जानी है। इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू डेज। और जो मुल्क है न्यूक्लियर पावर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अब कल को मैंने जैसे पहले कहा कि हिंदुस्तान के पास कोई ऐसा आर्मी चीफ आ जाए या ऐसा मोदी जैसे है जो उसने अपना इंप्रेशन बनाया हुआ है कि वो बड़ा तगड़ा है, खरदमाग है, वो काट देगा, मार देगा, डरता नहीं, कुछ सोचता नहीं, तबाही कर देगा, ऑल ऑन जा रहा है वो, तो क्या हम डर जाएंगे? ऑफकोर्स नहीं। मुल्क कोई
मोहल्ले में रहने वाला कोई छोटा और बड़ा बदमाश थोड़ी होते हैं कि बड़े बदमाश के पास बड़ी गन आ गई तो दूसरा मुल्क फौरन डर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए हमारे यहाँ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बस सिर्फ हमारे रवैये से ही हिंदुस्तान डर गया और वो हमला नहीं कर रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदुस्तान को पता है कि 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं, पहले भी और अब भी। हिंदुस्तान बहुत सोच के एस्केलेशन करेगा। तो ये जो सवाल बार बार हमारे जहनों में है, इसका जवाब कोशिश की हमने टटोलने की और वजह भी आपको बताई है। अब चलते हैं जरा अगली खबर की तरफ। पाकिस्तानी एम्बेसडर जो अमेरिका में है, उन्होंने अब सदर ट्रंप से यह गुजारिश की है कि आप अपना रोल प्ले करें और डील ब्रेक करके दें हमें। आपकी जो डील करने की सलाहियत है उसको इस्तेमाल करें और हमारी सुलह शुलह करवा दें। मीन हिंदुस्तान बहुत एस्केलेशन कर रहा है। अब इधर पाकिस्तान में हम माचो मैन है, अमेरिका में हमें ताने दिए जाते हैं आप कांग्रेसमैन से मिल रहे हैं, आप तो मुहिब्बे वतन ही नहीं है, आप अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। भाई हम अमेरिका से मदद नहीं मांग रहे, हम तो अमेरिका में कह रहे हैं कि जो बाइडेन और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो पाकिस्तान में किया वो ना किया जाए, बंद कर दिया जाए, इन्हें आशीर्वाद ना दिया जाए। जैसे अमेरिका पूरी और दुनिया में अपने डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रूल ऑफ लॉ के जो सेट प्रिंसिपल्स हैं और ह्यूमन राइट्स के, उसी पर पाकिस्तान में भी खड़ा हो, पाकिस्तान के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट ना हो। लेकिन खुद हमारे जो अपने एम्बेसडर हैं वो पाकिस्तान इंडिया कशीदगी और इसे न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कह के ट्रंप से गुजारिश कर रहे हैं कि अपना किरदार अदा करें। तो जो काम आप करें वो बहुत अच्छा, कोई और करे तो वो बहुत बुरा, पहली बात ये। और दूसरा, सदर ट्रंप को कह रहे हैं कि आप अपनी डील ब्रेकर जो आपकी पर्सनैलिटी है या ट्रेट है उसका यहां इस्तेमाल करें। तो यहां हमने इंडिया को डरा दिया है कि इंडिया जो है वो आसिम मुनीर साहब की पर्सनैलिटी से डर गया है और हमने इस दफा जहाजों को कहा कि जो आए उसको मार दो। और यही आपको मुन्ना मुनीफ फारूक हो, जो भी आप देख लीजिए, जो भी आपके सामने आएगा वो यही बातें आपको, लौंडा लपाड़ा जी भी सारे यही बातें कहेंगे कि बस बच के जो कन्नी तोड़ किस्म की हमने कार्रवाई कर देनी है, अगर इंडिया आया तो इंडिया डर गया। शहबाज शरीफ साहब का बयान भी आज का, वो भी आपके सामने रखते हैं। उन्होंने भी सऊदी अरब पर जोर दिया है कि सऊदी अरब इंडिया पर जोर दे कि मामलात को मजीद खराब ना करें और ब्रादर मुल्क इसमें अपना किरदार अदा करें और सुलह सफाई करा दें। तो बाहर हम ये भी कह रहे हैं, कोई ये बुरी बातें नहीं है। पहली बात ये कि ये मैं कोई डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा, करना चाहिए। मैं तो जंग के खिलाफ हूं, मैं चाहता हूं जंग हुई ना। तो ये अच्छी बात है अगर पाकिस्तान ट्रंप को भी अप्रोच कर रहा है, सऊदी अरब को भी कर रहा है, किसी को भी कर रहा है। लेकिन मैं तो आपको वो मुनाफकत सामने रख रहा हूं कि एक तरफ हम माचो मैन है, दूसरी तरफ हम सब कुछ कर रहे हैं कि हमारा जो मामला है। और ख्वाजा आसिफ का बयान आपको पता है कि चाइना, रूस और फलां फलां जो है वो रोल प्ले करे और इस जंग को रुकवाए। तो इधर भी जो अमेरिका में पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं वो यही कोशिश कर रहे हैं दिन रात के किसी तरीके से हम ये मामला जो है इन्हें सुलझा लें। तो आपके सामने ये रखना था कि पाकिस्तान के अंदर हम सुल्तान रही हैं, बाहर हम जरा थोड़ा सा बड़े धीमे तरीके से हम बाहर मामला को डील करना चाहते हैं, जो कि मुनासिब तरीका है। लेकिन पाकिस्तान में हम धोखाधड़ी कर रहे हैं। अगली खबर जो आपके सामने रखनी वो ये है कि उधर हिंदुस्तान जो है वो भी नहीं समझता कि हमने मामले को कहीं भी नीचे रखना है। उन्होंने अब इवन यहां तक कि आपदा परवीन साहबा का इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो भी ब्लॉक कर दिया है। जी हाँ, आपदा परवीन साहबा का जो सूफी आपको पता है सिंगर है और हर जगह पर मोहब्बत से देखी जाती हैं, एहतराम से देखा जाता है उन्हें, बहुत ही सीनियर वेटरन सिंगर हैं वो। और इंडिया में भी उनकी उतनी पजीराई है जितनी पाकिस्तान में है, हर जगह पर उतनी पजीराई है। उनका भी इससे पहले बहुत सारे जो क्रिकेट स्टार्स, प्लेयर्स, बाबर आजम, रिजवान, शाहीन अफरीदी, उससे पहले हमने आपको बहुत सारे जो एक्टर और एक्ट्रेसेस उन सब के अकाउंट्स बता चुके हैं। हम सब के तो हो ही चुके हैं जितने भी हम सोशल मीडिया वाले हैं। वो ये जरूर है कि जो टाउट थे उन्होंने पहले कहा जी वो फलाने का हो गया, फलाने का नहीं हुआ, फलाने का हो गया, फलाने का नहीं हुआ। इनका नहीं हुआ क्योंकि ये इंडिया का एजेंडा पूरा कर रहे हैं। अच्छा, वो आहिस्ता आहिस्ता करके इंडिया ने सभी के बंद कर दिए। अब उनके पास ये बयानिया भी नहीं रहा, ये भी झूठ बोला गया। लेकिन ये जो आपदा परवीन साहबा का अकाउंट हुआ है, इस पर मुझे एक आज ही एक लतीफा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, वो आपको बताते हैं। पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, तो वो जोकरी बेचारे डेंटोनिक साहब जो हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिया ने शहबाज शरीफ का इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो बंद कर दिया है। बंद करने की जो उन्होंने वजह बताई है, जरा हंस भी लेना चाहिए ना, पहला टॉपिक बड़ा सीरियस था तो अब जरा हंसने वाली बात भी होनी चाहिए। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा है कि क्यों इंडिया ने शहबाज शरीफ का इंस्टाग्राम अकाउंट बंद किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का भी यूट्यूब चैनल बैन हुआ है और उनका इंस्टा भी ब्लॉक कर दिया। मैं समझ रहा था कि सिर्फ यूट्यूब ब्लॉक हुआ है। हमारा प्राइम मिनिस्टर वेल ड्रेस्ड आदमी है और वो बड़े कॉन्शियस है इस बारे में। तो इनको मेरा ख्याल है इनको नहीं पता कि इंस्टा पे बयानिया नहीं बनता, इंस्टा पे तो स्टाइलिश पिक्चर्स लगती हैं। तो इनको वो भी हंस हो रहा कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक वेल ड्रेस्ड और एक बड़ा आर्टिकुलेट शख्स है, तो वो उन्होंने इनका इंस्टा भी बंद कर दिया। सुन लिया आपने, उन्होंने कहा कि उनकी ड्रेसिंग बड़ी अच्छी है और इस वजह से इंडिया ने शहबाज शरीफ का जो अकाउंट है वो बंद कर दिया है। वो स्टाइलिश तस्वीरें लगाते हैं, इंस्टाग्राम तो उन्होंने कहा होता ही स्टाइलिश तस्वीरों के लिए है। और अब इनसे कोई पूछे कि आपदा परवीन साहबा का क्यों कर दिया है, इमरान खान जेल में बैठे उनका क्यों कर दिया, बाकी सारी दुनिया का सारे फिल्म स्टार, एक्ट्रेसेस, क्रिकेटर्स उनका क्यों किया। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ये कोशिश नहीं करते। इमरान खान ने कहा था, आपको याद होगा, लेकिन ये इनकी हालत है। और दूसरी तरफ याल्दा हाकिम ने एक इंटरव्यू दिया है जो जिनके सामने ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि हाँ हम 30 साल से दहशतगर्दों को पनाह दे रहे हैं, हम 30 साल से गंदा काम कर रहे हैं, ये ख्वाजा आसिफ ने कहा था। उन्हीं याल्दा हाकिम ने जब इंटरव्यू दिया तो उनसे अब इंटरनेशनल जर्नलिस्ट पूछ रहे हैं, वहां पर पूछ रहे हैं कि आपका तो जॉय ड्रॉप हो गया था। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, मैं परेशानी हो गई थी जब ख्वाजा आसिफ ने ये कहा। मीन वो जो इंटरव्यू ले रही थी वो भी परेशान हो गई थी कि ये क्या कह रहा है बंदा।
और फिर उन्होंने तवक्कुफ ले लिया, खत्म हो गई बात, उन्होंने आगे अपना मौक़िफ़ भी नहीं दिया। उस बेचारी को पहले तो वो आप बता रही हैं अपने इंटरव्यू में कि मैं पहले तो मुझे समझ नहीं आई कि मैं अब क्या करूं। इस बंदे ने इतना बड़ा एडमिशन कर लिया। फिर मैंने बात आगे बढ़ाई, जब मैंने बात आगे बढ़ाई तो फिर ख्वाजा साहब ने कोशिश की कुछ करने कराने की, लेकिन वो कंफर्म कर रही हैं कि उनका जॉब ड्रॉप हुआ था। तो आप सोचिए कि एक तरफ हमें ये कहते हैं कि इंतशारी टोला, इससे बड़ा इंतशारी टोला क्या होगा कि अपना डिफेंस मिनिस्टर ये एक्सेप्टेंस दे रहा है, ये कन्फेशन दे रहा है दुनिया में कि हाँ हमने ये किया, और अब पूरी दुनिया उसे इस्तेमाल कर रही है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने ये रखनी है कि पाकिस्तान ने ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले मिसाइल अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तरबीती तजर्बा मुकम्मल कर लिया है। ये मिसाइल जो है ये 450 किलोमीटर तक मार कर सकता है, ये जो अब्दाली है। और पाकिस्तान के पास इससे भी लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं, आपको पता है हतफ है, शाहीन है, गौरी है, और भी डिफरेंट किस्म के हमारे पास वर्जन्स हैं इन मिसाइलों की। शायद ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल जो लंबा मार करने वाला को तकरीबन रफली 2700 से 3000, शायद इससे भी लंबा हो कोई, मेरे इल्म में ना हो, लेकिन जो मैंने सरसरी देखा हमारे पास शायद 3000 के करीब है। हिंदुस्तान के पास जो ब्राह्मोस हैं वो शायद 8000 किलोमीटर तक मार करते हैं, हमारे 3000 तक करते हैं। लेकिन 8000 हमने क्या करना है, 3000 में काम पूरा हो जाता है। हमने किसी और पर तो हमला करना नहीं, ना डिटरेंस है हमारा, तो मामला इंडिया के साथ ही चल रहा है, तो इसलिए 3000 भी काफ़ी है। लेकिन बहरहाल ये मिसाइल सिस्टम किसने बनाए, ये आप सोचते होंगे, आपके जहन में भी सवाल होगा कि ये मिसाइल सिस्टम किसने बनाए, कैसे बनाए, क्यों बनाए, पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी कैसे आ गई जो आज हमारे लिए एक बड़ी काबिल फ़ख्र डिटरेंस है। चलें जो हमारा एटम बम है वो तो याद कर लेते हैं लोग कि न्यूक्लियर बम तो हमारा, चले डॉक्टर कदीर और उनके साथियों ने उस पर काम किया था। तो ये मिसाइल बनाने वाले कौन है, तो वो साइंसदान हमें मिल गया है। और साइंसदान का जो इंटरव्यू है वो आपके सामने रखेंगे, और उन्होंने बताया है कि ये हमने चोरी करके बनाए हुए हैं, हमने खुद अपनी मेहनत से नहीं बनाए, मीन हमारी टेक्नोलॉजी नहीं है, हमने चोरी करके उठा लिया, हमने अमेरिका का मिसाइल चोरी कर लिया या उठा लिया, और फिर उस पर हमने बैक इंजीनियरिंग की। ये भी एक नई दुनिया के अंदर फील्ड आई है। मैंने इंजीनियरिंग को ज़रा देखा, बहुत कुछ सुना था हमने, री इंजीनियरिंग सुनी थी हमने, रिवर्स इंजीनियरिंग सुनी थी, बहुत कुछ सुना था, लेकिन ये बैक इंजीनियरिंग एक नई टर्म है, ये शायद इसी साइंसदान ने इन्वेंट की है। तो उन्होंने कहा कि एक अमेरिका का मिसाइल हमारे काबू आ गया, हमने उसकी बैक इंजीनियरिंग की, और फिर हमने टोमा हाको, या पता नहीं हॉक कहा उन्होंने कि टोमा हाको कहा कि पता नहीं क्या लफ्ज़ उन्होंने कहा, वो उन्होंने कहा कि हमने मिसाइल बना लिया। और फिर जब सारी बातचीत करके उन्होंने पूरा अपना रिवॉर्ड ले लिया, सताइश का, और उनकी बातें भी खिल रही थी, गाल लाल हो रहे थे, वो गोलू गोलू बच्चे नहीं होते जो खुशी से सारी बातें बताते हैं कि मामा पप्पू फर्स्ट आया है। तो मामा ने पूछा कि पप्पू कितने लोग भागे थे, तो पप्पू ने बताया मैं अकेला ही भागा था। तो वहाँ भी पप्पू अकेला ही भाग रहा था, क्योंकि आगे सारे बेचारे ज़्यादा दरबारी सहाफ़ी थे, तो उनको पप्पू बता रहा था कि ये सारा काम मैंने किया, बातें खिली हुई थी। और पप्पू को किसी ने नहीं पूछा, लेकिन फिर भी पप्पू के पास से किसी ने कहा कि पप्पू पूरा इंटरव्यू दे दिया है, ये टोमा हाको, हाकम, हाक नहीं है, ये और मिसाइल है। तो फिर उस मिसाइल का उन्होंने नाम बताया, तो उन्होंने साथ ही, पप्पू को कोई शर्मिंदगी नहीं हुई, पप्पू ने कहा हाँ हाँ ये वो नहीं था, ये वाला मैंने बनाया था। ये जरा क्लिप सुन लें और आप भी सर धुने कि ये आपके पास जो मिसाइल हैं ये आपने कैसे चोरी किए, और ये आपने कैसे बनाए, और आपने बैक इंजीनियरिंग की, ये तरह सुनिए। आधे मिसाइल्स तो माशाल्लाह मैंने अपने हालांकि फजलो करम से तैयार करवाए, और ये जो टॉम हॉक है जो है वो भी माशाल्लाह नवाज शरीफ ने बनवाया था, और वो भी बलूचिस्तान से हम लेके आए थे जब क्लिंटन ने अफगानिस्तान पे रॉकेट चलाए थे, मिसाइल गिराए थे। एक साबित मिल गया, उसको हमने अपना आगे लेके आए, उसको उसकी बैक इंजीनियरिंग हुई, उसको हमने बना दिया। यार कुछ छोटी मोटी खदमात नहीं है हमारी भाई, और हमें फख्र है कि हमने ये खदमत की है और आइंदा भी करते रहेंगे जी। क्रूज मैं टॉम हॉक कह रहा हूँ, क्रूज मिसाइल की बात कर रहा हूँ। और वो हमारा बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान में था, गिर बलूचिस्तान में गया, हमने जाके पकड़ लिया उसको। सुन लिया आपने। तो ये वो उम्मत मुसलमान के लीडर हैं, ये हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी, तकरीर भी और तकदीर भी, और ये हैं इन्होंने जो मिसाइल पाकिस्तान के अंदर बना के पाकिस्तानी कौम को दिए हैं, और ये बैक इंजीनियरिंग से बने हैं। अमेरिका का मिसाइल हमने चोरी किया था और उससे हमने बनाए थे। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश नहीं करते, मैं क्या कह सकता हूँ इन्हें। आगे चलते हैं, अगली खबर आपके सामने आखिरी रखते हैं और फिर आपसे इजाज़त लेते हैं क्योंकि व्लॉग जो है वो लंबा हुआ है। एक तो ये आपको बताना है कि शहबाज शरीफ साहब का तो मैंने बता दिया, अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल का शायद इजलास बुलाया जाए सारे मामले के ऊपर। ग्रीस जो है, यूनान, उनके पास इसकी आजकल सदारत है। अभी तक दोनों मुल्कों में से किसी ने दरखास्त नहीं दी कि ये बुलाया जाए, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर कोई दरखास्त देगा दोनों मुल्कों से तो हम इसको ज़रूर बुलवाएंगे, इस इजलास को, और बुलवा कर इसके ऊपर बातचीत ज़रूर की जाएगी। सुनील गावस्कर ने यह कहा है कि पाकिस्तान को किसी सूरत भी एशिया कप 2025 में शामिल ना किया जाए। देखें, प्लेयर्स और जो फनकार हैं इन्हें मोहब्बतें बांटनी चाहिए। हमारी बदकिस्मती ये है कि यही बताया जा रहा है दोनों तरफ से कि मैं बड़ा डाटा है तो मैंने खा जाना, भी नफरत बेचने का एजेंडा है हर तरफ से।
तो सुनील गावस्कर साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान को एशिया कप जो 2025 का उसमें शामिल ही ना किया जाए, पाकिस्तान को अब क्रिकेट खेलने ही ना दी जाए, पाकिस्तान बहुत बड़ा जालिम है, इससे डिस्टेंस कर लिया जाए। तो ये सूरत हाल सुनील गावस्कर साहब कह रहे हैं। जाने से पहले आपको याद करवा दें कि अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, मीन उसे ज्वाइन कर लीजिए। ये जब आप चैनल ज्वाइन करते हैं तो चौधरी निज़ामुद्दीन साहब को इसकी कोई एक्सेस नहीं है, इसका डाटा व्हाट्सएप अमेरिका के पास है और इस चौधरी साहब को बिल्कुल पता नहीं चलता आपने कौन कौन सा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किया हुआ है, अनलेस कि आपका फ़ोन चौधरी साहब के हाथ में आए, वो खोल के देखें तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज एक्सेस नहीं है। और इवन मुझे भी नहीं पता होता कि आपने मेरा व्हाट्सएप जो ग्रुप है वो ज्वाइन किया हुआ है, चैनल जो है वो ज्वाइन किया हुआ है। इससे हम आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, क्योंकि आजकल इन्फॉर्मेशन को रोकने का ज़माना है, तो हम भी और तरीके ढूंढ रहे हैं ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें ताकि हमारी आवाज़ दूर तक पहुंचे, जो आवाज़ रोकने की कोशिश है वो नाकाम हो सके। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।